दोस्तों, आज की हमारी कहानी पड़ोस में होने वाली कुछ खट्टी मीठी तानेबाजी के बारे में है। तो आइए सुने और आनंद लें। सरिता शादी से पहले एक शॉट पुट प्लेयर यानी गोला फेंक खिलाड़ी थी। इस खेल में हाथ की मदद से लोहे का एक गेंद दूर तक फेंकने में सरिता को कई गोल्ड मेडल मिल चुके थे और अब वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। और सरिता अभी सोच ही रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं कि तभी घर के बाहर से आवाज़ आई, आलू ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो। तो सरिता ने सोचा, भाई आज मटर पनीर ही बना लेते हैं। और उसने सब्ज़ी वाले को आवाज़ दी, भैया रुकना। तो सब्ज़ी वाले ने चिल्लाते हुए कहा, मैडम जी जल्दी आइएगा, बोहनी का टाइम है। तो सरिता ने जल्दी जल्दी अपनी मैक्सी पर दुपट्टा डाला और बिना शीशे में खुद को देखे बाहर आ गई। उसने यह भी नहीं देखा कि चेहरा कैसा दिख रहा है। दरअसल सरिता ने अभी अभी अपने पतिदेव सौरभ और अपने बच्चे, जिसमें बड़ा लड़का राहुल 10 साल का था और छोटी लड़की रुचि 8 साल की थी, इन सभी को उसने अभी विदा ही किया था और सोच ही रही थी कि आज खाने में क्या बनेगा कि तभी सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ गई और सरिता दौड़ती हुई बाहर आ गई। और उसने यह भी नहीं देखा कि उसका हुलिया कैसा है और सरिता सब्जी लेने में व्यस्त हो गई। और तभी उसके सामने रहने वाली रेखा देवी, जो उम्र में सरिता की सास के समान थी, बाहर आ गई। रेखा को दिखावे का और दूसरों को नीचा दिखाने का बहुत शौक था। इसी कारण उनको कोई पसंद नहीं करता था। रेखा के घर में बच्चे तैयार हो या ना हो, पतिदेव को खाना मिले या ना मिले, पर रोज़ सुबह ही अपने फैशनेबल कपड़े पहनकर फुल मेकअप कर तैयार होकर ही बाहर आती थी, ताकि अपनी पड़ोसनों को अपनी खूबसूरती दिखाए और उनकी किसी कमी पर उनको नीचा दिखाए। सरिता को सब्जी लेते देखकर रेखा जी ने उसका हुलिया देखकर सोचा कि क्यों ना आज इसे ही बकरा बनाए, यानी इसी को नीचा दिखाऊं। यह बात मन में सोचकर रेखा जी ने सरिता से कहा, और सरिता कैसी हो? तो सरिता ने रेखा जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, ठीक हूँ रेखा जी, आप सुनाइए क्या हाल है आपके? और तभी रेखा जी ने पहला तीर छोड़ा, अरे सरिता अभी सोकर आ रही हो क्या? अरे यार टाइम तो देखो। और सरिता को ऊपर से नीचे की तरफ देखकर हंसने लगी। सरिता समझ गई कि आज उसका ताने खाने का नंबर लग गया है। सरिता शांत दिमाग की एक समझदार महिला थी और यह सब चल ही रहा था कि पड़ोस की कुछ और महिलाएं भी सब्जी लेने आ चुकी थी। वह सभी यह जानती थी कि रेखा जी अब क्या कहेंगी, क्योंकि यह उन सब के लिए रोज़ की कहानी थी और उनके साथ भी रेखा जी ऐसे ही बात करती थी। पर क्या करती, चुपचाप सब देखती रही, क्योंकि रेखा देवी उम्र में उन सबसे बड़ी थी। तो सभी महिलाएं नहीं चाहती थी कि सीधे मुंह कोई कड़वी बात उन्हें कहे, तो चुपचाप सब कुछ सुन लेती थी। तो आगे सरिता ने रेखा जी से कहा, दरअसल रेखा जी अभी अभी बच्चों को स्कूल भेजा है, सुबह से उन्हें तैयार कर रही थी तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। इस पर रेखा जी ने तपाक से दूसरा तीर छोड़ा और कहा, अरे हमसे कुछ सीख लो, तुम्हारी उम्र में तो हम सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो जाते थे और तुम अभी से बूढ़ी हो गई हो। इस पर सरिता ने विनम्र भाव से कहा, अरे नहीं रेखा जी, वह दरअसल घर के काम से थक गई थी इसलिए। तो रेखा जी ने फिर ताना मारते हुए कहा, अरे तुम तो 2 बच्चों को तैयार करने में थक गई, मेरे घर में तो मेरी सास ससुर, मेरे पति के भाई, मेरी ननद, इन सब का खाना पीना करके भी हम तो नहीं थकते थे। तो सरिता मुस्कुराते हुए बोली, आप सुपर वुमन हैं और हम पानी कम हैं। तो रेखा जी युद्ध जीतने वाली मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे यार तभी तो मैं कहती हूँ कुछ सीखो हमसे। और नुक्कड़ पर दूसरी महिलाओं को
नीचा दिखाने और ताना मारने चली गई और नुक्कड़ पर जाकर खड़ी हो गई। अब बाकी महिलाएं हारे हुए सिपाही की तरह हाथ में सब्जी लेकर एक दूसरे को देखने लगी और सारी बातों को एक गहरी सांस लेकर बाहर निकाल दिया। तभी अचानक सरिता की नज़र नुक्कड़ पर खड़ी रेखा जी पर पड़ी कि एक बाइक जिसके ऊपर दो लड़के बैठे हैं और दोनों के चेहरे रुमाल से ढके हैं, वह धीरे धीरे कमला जी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी अनहोनी की आशंका के चलते सरिता ने सोचा कि जब तक बाइक नज़रों से ओझल ना हो जाए तब तक देखते रहूंगी। तभी उसका शक सही निकला और बाइक के पीछे बैठे लड़के ने रेखा देवी के सोने के मंगलसूत्र पर हाथ डाल दिया और खींचने लगा। रेखा देवी अपने मंगलसूत्र के साथ एक काला धागा भी पहनती थी और वही काला धागा मंगलसूत्र के साथ बाइक वाले लड़के के हाथ में आ गया और मंगलसूत्र के साथ मिलकर उस लड़के के खींचने पर भी नहीं टूट रहा था। बाइक वाले लड़के ने कई झटके दिए परंतु काला धागा मजबूत था, वह नहीं टूट रहा था। परंतु इस खींचातानी में रेखा जी की गर्दन में कुछ चोटें लग गई और अब काले धागे को काटने के लिए बाइक वाले लड़के ने चाकू निकाला ही था। तभी यह सब देख रही सरिता ने अपने पुराने गोला फेंक प्रतियोगिता वाले दिन याद किए और सड़क किनारे पड़ा एक पत्थर उठाकर पीछे बैठे बाइक वाले लड़के की तरफ फेंका और गोल्ड मेडलिस्ट सरिता का निशाना सीधा उस पीछे बैठे चाकू पकड़े लड़के के सिर पर जा लगा और उसके सर से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर गिरने लगा। तो गिरने से बचने के लिए उसने आगे बैठे बाइक सवार को पकड़ लिया और दोनों का ही संतुलन बिगड़ गया और बाइक को लेकर दोनों गिर गए। अब दोनों के पैर बाइक के नीचे फंसे हुए थे और रेखा जी भी उनके चंगुल से छूट गई थी। दूसरी तरफ सरिता ने सही मौका देखकर पड़ोस की महिलाओं को रेखा जी की मदद करने का इशारा किया तो पड़ोस की सभी महिलाएं जिसके हाथ में जो आया लेकर उन दोनों बाइक सवारों की पिटाई करने लगी। बगल में दहशत में गिरी हुई रेखा जी यह सब देख रही थी। तभी किसी के फ़ोन करने पर पुलिस आ गई और दोनों चोरों को पकड़कर ले गई और पुलिस वालों ने सभी महिलाओं को शाबाशी दी कि यह दोनों यहाँ के नामी चैन झपटने वाले हैं और इनकी वजह से तो एक महिला काफ़ी दूर तक इनकी बाइक के साथ घसीटती हुई चली गई थी, जिसके कारण उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े और आज भी यही होता। परंतु सरिता जी, आपके कारण आज हादसा होने से टल गया और आगे उन पुलिस वालों ने सरिता जी और बाकी पड़ोस की महिलाओं को इन बदमाशों को पकड़वाने और बहादुरी दिखाने पर उन्हें बहादुर नागरिक का अवार्ड दिया। और कुछ दिनों के बाद जब रेखा जी भी पूरी तरह ठीक हो गई तो सभी महिलाएं उनसे मिलने पहुंची तो रेखा जी ने आगे बढ़कर सरिता को गले से लगा लिया और केक दिखाते हुए कहा, सरिता, आज तुम्हारी वजह से मैं अपना बर्थडे मना पा रही हूँ। और केक का एक बड़ा टुकड़ा काटकर सरिता को अपने हाथ से खिला दिया कि तभी बाकी पड़ोस की महिलाओं ने चुटकी लेते हुए कहा, रेखा जी, आपको बचाने में सरिता के साथ साथ हमारा भी थोड़ा सा हाथ है, इसलिए उस केक पर कानूनन हमारा भी थोड़ा सा हक बनता है। और यह बात सुनकर रेखा जी, सरिता और पड़ोस की सभी महिलाएं ज़ोरों से हंसने लगी और फिर आगे बढ़कर कमला जी ने अपने कड़वे बोलों के लिए सभी से माफ़ी मांगी और शाम को अपने बर्थडे की ज़ोरदार पार्टी दी, जिसमें पड़ोस की सभी महिलाएं मुख्य अतिथि थीं। और उस दिन के बाद कभी भी रेखा जी ने किसी को भी ताने नहीं मारे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।